हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज द लेक्चर नंबर 9 ऑफ ऑसिलेशन चैप्टर और इसके अंदर आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, उसके टाइप्स, टाइम पीरियड का फॉर्मूला और लास्ट के अंदर सेकंड्स पेंडुलम हम स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सिंपल पेंडुलम से। जब भी हम सिंपल पेंडुलम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक फोटो आती है इस तरह से, किसी रिजिड सपोर्ट के ऊपर एक स्ट्रिंग अटैच की गई है, स्ट्रिंग की दूसरी तरफ एक ऑब्जेक्ट है इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर और वो इस तरह से ऑसिलेट कर रहा होगा, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा। तो ये बेसिक उसकी डायग्राम होती है। तो उसके ऊपर से सबसे पहले हम दो टाइप के सिंपल पेंडुलम स्टडी करेंगे, आइडियल कैसा होना चाहिए और प्रैक्टिकल कैसा होता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम नंबर 1 टाइप है उसका, दैट इज आइडियल सिंपल पेंडुलम। आइडियल सिंपल पेंडुलम। तो आइडियल सिंपल पेंडुलम के लिए सबसे पहले देखो 3 चीजों की जरूरत है, एक रिजिड सपोर्ट, दूसरा स्ट्रिंग और तीसरा कोई ऑब्जेक्ट। ओके, तो आइडियल केस के अंदर ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्ट मस्ट बी अ हेवी पार्टिकल। इसके अंदर ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्ट मस्ट बी हेवी पार्टिकल, हेवी पार्टिकल। अब ये पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो पार्टिकल भी चाहिए और वो हेवी भी होना चाहिए। दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। उसके बाद में पहली रिक्वायरमेंट क्या है, हेवी पार्टिकल। उसके बाद में दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए, दैट स्ट्रिंग मस्ट बी मासलेस, स्ट्रिंग मस्ट बी मासलेस, इनएक्सटेंसिबल एंड फ्लेक्सिबल। अब प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे तो मासलेस कोई भी ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर पहली केस जो है वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ठीक है। बट बाकी के जो है इनएक्सटेंसिबल, मतलब उसके अंदर एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए, उसकी लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए और वो फ्लेक्सिबल चाहिए। अगर उसके अंदर कोई ट्विस्ट आ गया तो वो ट्विस्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इस तरह से एक स्ट्रिंग लेनी है और लास्ट इसे किससे अटैच करना है, एक रिजिड सपोर्ट से। तो आइडियल केस के अंदर पहले जो कंडीशन है हेवी पार्टिकल वाली, हेवी पार्टिकल प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। उसके बाद में जो स्ट्रिंग चाहिए वो कैसी चाहिए, मासलेस, इनएक्सटेंसिबल एंड फ्लेक्सिबल, और उसे अटैच कहां पर करना है, रिजिड सपोर्ट से। तो इस तरह से अगर कोई पेंडुलम बनता है तो उसे क्या बोलेंगे हम, आइडियल सिंपल पेंडुलम। बट प्रैक्टिकली जो दूसरा सिंपल पेंडुलम होता है, सिंपल, उसे क्या बोलेंगे हम, प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम में हेवी पार्टिकल की जगह पर यहाँ पर एक हेवी स्फीयर यूज करते हैं। क्या यूज करना है, हेवी डेंस स्फीयर। एक स्मॉल स्फीयर होगा, उसकी डेंसिटी ज्यादा है और वो हेवी है, तो इस तरह का अगर कोई स्फीयर होगा तो वो हेवी पार्टिकल को रिप्लेस कर देगा। हेवी डेंस स्फीयर, दिस इज नोन एज बॉब। उसे क्या बोलना है, बॉब बोलना है। अटैच टू, किससे अटैच करना है, एक स्ट्रिंग होगी। स्ट्रिंग पहले तो मासलेस है, तो मासलेस पॉसिबल नहीं, तो उसकी जगह क्या आ जाएंगी, लाइट स्ट्रिंग है। उसके बाद में इनएक्सटेंसिबल। अब ये केस पॉसिबल है, ऐसी हम स्ट्रिंग कंसीडर कर सकते हैं जिसके अंदर एक्सटेंशन नहीं होने वाला, तो ऐसी स्ट्रिंग यहाँ पर हम कंसीडर कर सकते हैं। तो जो स्ट्रिंग होगी वो लाइट होंगी और इनएक्सटेंसिबल होंगी। और लास्ट उसे हम रिजिड सपोर्ट से भी अटैच कर सकते हैं, रिजिड सपोर्ट। तो इस तरह से अगर कोई पेंडुलम होगा, दैट इज हेवी डेंस स्फीयर नोन एज बॉब अटैच टू अ लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, इज नोन एज प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। ओके, उसके बाद में हम चलते हैं हमारे डेरिवेशन की तरफ। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। एक रिजिड सपोर्ट है, कंसीडर दिस इज आवर रिजिड सपोर्ट एंड द पेंडुलम इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस तरह से अगर कोई पेंडुलम हम कंसीडर करते हैं तो ये उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई। दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द पेंडुलम। ओके, उसके बाद में इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर हम उसे डिस्प्लेस करेंगे, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर देंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज द डिस्प्लेस्ड पोजीशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम। इस तरह से ये इसकी डिस्प्लेस्ड पोजीशन हो गई। ओके, दिस इज द डिस्प्लेस्ड पोजीशन ऑफ द पेंडुलम। उसके बाद में हमें यहाँ पर लेंथ कंसीडर करनी है। लेंथ ऑफ पेंडुलम मीन्स ये जहां से अटैच किया हुआ है, अटैच करने के बाद में ये स्ट्रिंग इस बॉब तक आ जाएंगी और उसके बाद में इस बॉब का जो सेंटर ऑफ मास होगा वहां तक का जो डिस्टेंस होगा, दिस इज नोन एज लेंथ ऑफ पेंडुलम। क्या बोलेंगे उसे, लेंथ ऑफ पेंडुलम। मतलब कहां से कहां तक, सपोर्ट से इस बॉब के सेंटर तक जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी द लेंथ ऑफ पेंडुलम। उसे दिखाने के लिए हम यहाँ पर कैपिटल एल ये सिंबल यूज करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर स्ट्रिंग ने वर्टिकल के साथ में जो एंगल बनाया हुआ है, दिस एंगल इज थीटा, और ये स्मॉल एंगल लेना है। क्यों, आगे जाकर देखेंगे हम। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा लिया है। उसके बाद में अब इस डिस्प्लेस पोजीशन के अंदर इसके ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस कौन कौन से, फोर्सेस इन डिस्प्लेस्ड पोजीशन
डिस्प्लेस पोजीशन के अंदर सबसे पहले एक फोर्स होगा, पहला फोर्स दैट इज टेंशन। पहला फोर्स कौन सा होगा? टेंशन इन द स्ट्रिंग टी डैश। टी डैश हम लेंगे क्योंकि कैपिटल टी हमें टाइम पीरियड के लिए सिंबल यूज करना है। तो सबसे पहला इसके अंदर जो फोर्स है वो कौन सा है? टेंशन है। सो टेंशन किधर होता है? टुवर्ड्स द सपोर्ट। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द टेंशन फोर्स टी डैश। उसके बाद में नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है? पहला फोर्स हो गया टेंशन, दूसरा फोर्स यहाँ पर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा mg, दिस कैन बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स। ओके, अब यहाँ पर क्या होने वाला है? ये जो पेंडुलम है, पेंडुलम इस तरह से डिस्प्लेस पोजीशन से अगर इसे छोड़ देंगे हम, तो मेन पोजीशन से फॉर एग्जांपल ये x इतने डिस्टेंस के ऊपर है, तो इस केस के अंदर यहाँ पर उसके ऊपर फोर्स जो एक्ट होने वाला है, सेकंड फोर्स कौन सा है? यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। ये उसका सेंटर हो गया, सेंटर से एग्जैक्टली वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर नीचे की तरफ क्या होगा? ये mg होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट्स कौन से हो जाएंगे? यहाँ पर ये जो लाइन है, इस लाइन के एग्जैक्टली पैरेलल में ये पहला कंपोनेंट हो गया, एग्जैक्टली पैरेलल के अंदर ये पहला कंपोनेंट। ओके, और उसके बाद में ये जो परपेंडिकुलर लाइन है एग्जैक्टली इसके सेंटर की तरफ, इस सेंटर की तरफ ये दूसरा हो गया। ओके, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने दो कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व कर लिया है। अब रिजोल्यूशन के लिए mg cos थीटा कौन सा लेना है और mg sin थीटा, दैट डिपेंड्स ऑन द एंगल थीटा। अब देखो ये वर्टिकल है, ये स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर भी क्या है? स्ट्रिंग को हमने कंटिन्यू किया है और ये वर्टिकल के साथ एंगल है। वर्टिकल के साथ में यहाँ पर थीटा एंगल था, कितना एंगल था? थीटा। तो वर्टिकल के साथ में यहाँ पर भी एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। सो जहाँ पर एंगल थीटा होता है वो cos थीटा होता है। सो दिस इज mg cos थीटा, और दूसरा अपोजिट साइड में होगा ये mg sin थीटा। तो यहाँ पर mg cos थीटा क्या करेगा? इस टेंशन को बैलेंस करेगा। ओके, सो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? टेंशन इज बैलेंस्ड by tension is balanced by mg cos theta. So ये यहाँ पर इक्वेशन क्या आ जाएंगी? t dash equals to mg cos theta, that is vertical component of, वर्टिकल नहीं बोलते आएगा इसे, ये जो उसका mg cos theta ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कंपोनेंट है वो टेंशन को बैलेंस करेगा। इस इक्वेशन की हमें जरूरत नहीं है, जो मेन इक्वेशन है वो mg sin थीटा के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर mg cos थीटा टेंशन को बैलेंस करेगा, तो mg sin थीटा क्या करेगा? mg sin थीटा इस पेंडुलम को सेंटर की तरफ लेकर आएगा। सेंटर की तरफ लेकर आ रहा है मतलब वो कौन सा फोर्स हो गया? रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पर ये जो mg sin थीटा है, mg sin थीटा इज रिस्टोरिंग फोर्स। कौन सी फोर्स है वो? रिस्टोरिंग फोर्स। उसे रिस्टोर करने का काम ये mg sin थीटा करेगा। सो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? mg sin थीटा। बस यहाँ पर हमें निगेटिव साइन लेना है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन के अंदर होता है उसके अपोजिट साइड में रिस्टोरिंग फोर्स होता है। सो यहाँ पर माइनस mg sin थीटा आ जाएगा। निगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। देन नेक्स्ट इसके अंदर ये जो sin थीटा है, sin थीटा कैसा है? एज थीटा इज वेरी स्मॉल, एज थीटा इज वेरी स्मॉल। थीटा अगर स्मॉल होगा तो यहाँ पर साइन थीटा की नियरली वैल्यू हम थीटा ले सकते हैं, थीटा। अब ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्यों लेना है यहाँ पर? उसके लिए 10 डिग्री से कम अगर कोई एंगल होगा तो उसका अगर हम साइन लेते हैं या tan लेते हैं, वो वैल्यू और रेडियन के अंदर उसी एंगल की वैल्यू सेम होती है। कैसे? उसे दिखाने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ इस तरह से। ये रहा हमारा कैलकुलेटर, इसके अंदर देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या किया? साइन 5 डिग्री देख लिया इस तरह से। 5 डिग्री का क्या लेना है? साइन। तो यह वैल्यू कौन सी मिल गई हमें? 0.08715। याद रखो आप, 0.08715। उसके बाद में 5 डिग्री का रेडियन में करना है तो क्या करना होगा हमें? 5 को पाई से मल्टीप्लाई करना होगा, और सॉरी एक मिनट ना, 5 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। 5 मल्टीप्लाई बाय, क्या हो रहा है ऐसा? 5 मल्टीप्लाई बाय पाई, और डिवाइड करना है इसे 180 से, 180 तो कितना आ जाएगा? फिर से 0.08726। मतलब ये नियरली इक्वल होता है। साइन की 5 डिग्री देखी हमने और 5 डिग्री का कन्वर्जन रेडियन में किया, तो दोनों की वैल्यू कैसी यहाँ पर सेम है। इसी तरह से tan का भी होता है, tan का आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर ट्राई कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आ जाते हैं फिर हम, तो इसके अंदर साइन थीटा की नियरली वैल्यू क्या लेनी है? थीटा। सो F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -mg इंटू थीटा।
अब यहाँ पर प्लेन एंगल का फॉर्मूला 11 स्टैंडर्ड का पहले चैप्टर के अंदर में भी पहले और दूसरे लेक्चर के अंदर ये टॉपिक होता है प्लेन एंगल का। प्लेन एंगल क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर ये जो एंगल थीटा है इसके अपोजिट साइड में क्या है? यहाँ पर दिस इज लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल कितनी है? x, और रेडियस ऑफ सर्कल रेडियस कितनी आ जाएंगी? l आ जाएंगी। सो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? थीटा इज इक्वल्स टू x अपॉन l, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। देयरफॉर f की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? माइनस mg x upon l. So here we can say that f is directly proportional to minus x. माइनस एक्स मतलब क्या? अब यहाँ पर एक चीज हम प्रूव कर सकते हैं कि जो सिंपल पेंडुलम है अगर उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेस होगा, कम होगा, तो वहां पर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, क्योंकि लीनियर एसएचएम की कंडीशन क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। सो f इक्वल्स टू माइनस के एक्स जो है वो यहाँ पर प्रूव होने वाला है। सो द सिंपल पेंडुलम विल परफॉर्म एसएचएम। इसके बाद में हम यहाँ पर f की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो f की वैल्यू कितनी होती है? F इज इक्वल्स टू क्या होता है? F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। देयरफॉर यहाँ पर इक्वेशन क्या मिलेंगी? मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू mg माइनस mg x अपॉन l। सो mm गेट्स कैंसल, a अपॉन x अगर लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें? माइनस g अपॉन l। और इसका अगर बस मैग्नीट्यूड लेते हैं हम, तो इसका अगर हम बस मैग्नीट्यूड लेते हैं तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बस हमने g अपॉन l कंसीडर करना है। कब? जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। ओके, सो यहाँ पर a अपॉन x की वैल्यू मिल गई। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। नाउ आगे क्या करना है? यहाँ पर हमें ओमेगा फाइंड आउट करना है। ओमेगा, अब ओमेगा क्या होता है? ओमेगा की वैल्यू देखो। हाँ, अब यहाँ पर कुछ नया दिखेगा आप लोगों को। ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ k बाय m होता है इन टर्म्स ऑफ फोर्स कांस्टेंट। क्या होता है? k बाय m। बट इसके अंदर k की वैल्यू क्या होती है? अब देखो यहाँ पर दूसरा क्या आ जाएगा? बट f इज इक्वल टू के एक्स। सो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? k इज इक्वल टू f अपॉन x। क्या आ जाएगा? f अपॉन x आ जाएगा। सो उसके बाद में अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k की जगह पर क्या आ गया? f अपॉन x, और यहाँ पर ऑलरेडी क्या था? मास m था। उसके बाद में फोर्स अपॉन मास क्या होता है? एक्सेलरेशन। सो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया? acceleration upon displacement. So omega is nothing but acceleration per unit displacement. इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बुक में दिया हुआ है देखो, acceleration per unit displacement, acceleration per unit displacement. ओके, सो ये हो गया उसका ओमेगा का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला हम इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट अगर करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? फ्रॉम वन इक्वेशन 1 क्या मिलेगा हमें? a अपॉन x की जगह पर g अपॉन l लेना है। सो ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ g अपॉन l आ जाएगा। उसके बाद में ओमेगा क्या होता है? बट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन t होता है। सो 2 पाई अपॉन t पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 2 पाई अपॉन t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ g अपॉन l। इसका इनवर्स अगर लेंगे तो क्या मिलेगा हमें? t अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू रूट ऑफ l अपॉन g, और 2 पाई मल्टीप्लाई करने के बाद में t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 पाई रूट ऑफ l बाय g, 2 पाई रूट ऑफ l बाय g। तो ये होगा हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ l बाई g। और इसके ऊपर से अगर हमें फ्रीक्वेंसी लेनी है, फ्रीक्वेंसी के लिए सिंपल है। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करना है? n इज इक्वल टू 1 अपॉन t होता है, इसका बस रेसिप्रोकल लेना है। तो रेसिप्रोकल लेने के बाद में क्या मिलेगा? 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ l बाई g की जगह पर g बाय l हो जाएगा। ओके, अब इसके अंदर कुछ चीजें हमने कंसीडर की है। क्या कंसीडर किया है? कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम है, मतलब जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी उससे थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है। उसके बाद में लेंथ ऑफ पेंडुलम इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एम्पलीट्यूड, मतलब उसे डिस्प्लेस जहां तक करना है ना, जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड लेंथ ऑफ पेंडुलम के कंपेयर में बहुत छोटी है, ये हमने कंसीडर किया। इस तरह से कुछ चीजें कंसीडर किए, 2 हो गए। उसके बाद में तीसरी क्या कंसीडर किए कि जो सिंपल पेंडुलम है सिंगल वर्टिकल प्लेन में होगा, बस टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए, अदरवाइज इट विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन, और उस केस के अंदर वो सिंपल नहीं, कौन सा हो जाएगा? कोनिकल पेंडुलम। ओके, उसके बाद में यहाँ पर टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला हमने देखा है इसके ऊपर से इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है कि ये जो टाइम पीरियड है उसकी लॉज कौन कौन से। सो यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। 2 मार्क्स के लिए होते हैं, इंपॉर्टेंट है। लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम कौन कौन से है? देखो, 2 चीजों के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है और 2 के ऊपर इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर से 4 लॉज हो जाएंगे। कौन से? पहला कौन सा लॉ है? द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। हो गया, मतलब ये जो फॉर्मूला है, यहाँ का जो फॉर्मूला है,
इसके ऊपर से देखना है टी का एल के साथ में क्या रिलेशन है, टी का जी के साथ में क्या रिलेशन है, और बस उसे वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसे वर्ड्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, टी इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। ओके क्लियर। उसके बाद में सेकंड, जी के इनवर्स प्रोपोर्शन में तो क्या आ जाएगा, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ जी। सो वर्ड्स के अंदर कैसे बोलेंगे, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, उसके बाद में दो चीजों के ऊपर वो डिपेंड नहीं करने वाला, कौन सा, टी डज नॉट डिपेंड ऑन मास, डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉब। मास ऑफ द बॉब के ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करेगा, कितना भी मास हो जाए वहां पर टाइम पीरियड सेम रहेगा। उसके बाद में फोर्थ पार्ट है, टी डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इस फॉर्मूले के अंदर नहीं दिखाई दे रही है, दैट मींस टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड और मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करने वाला है, और एम्पलीट्यूड और मास के ऊपर वो इंडिपेंडेंट होगा। ये जो पार्ट है ये बोर्ड एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स के लिए आता है, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से समझ लो इसे। ओके, और आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट देखेंगे हम, दैट इज सेकेंड्स पेंडुलम। सेकेंड्स पेंडुलम क्या होता है, अ पेंडुलम, सिंपल इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम, अ पेंडुलम whose time period is 2 सेकेंड। ऐसा पेंडुलम, ऐसा सिंपल पेंडुलम के जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होगा, उसे क्या बोलेंगे हम, सेकेंड्स पेंडुलम। ये जो पार्ट है सेकेंड्स पेंडुलम की, आप लोगों को एक एक्टिविटी भी होती है, प्रैक्टिकल जब आप परफॉर्म करोगे तो उसके अंदर सेकेंड्स पेंडुलम की एक एक्टिविटी भी है, और बोर्ड एग्जाम के अंदर भी 2 मार्क्स के लिए नियरली इसके ऊपर क्वेश्चन होता है। सो सिंपल पार्ट है, देखो इसके अंदर क्या करना है, बस टाइम पीरियड इसका 2 सेकंड लेना है। तो टाइम पीरियड अगर 2 सेकंड लेंगे, टी की वैल्यू कितनी लेंगे हम, 2 सेकंड, तो उसके ऊपर से टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला क्या होता है वो 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी। ये क्या हो जाएगा फिर, टी की जगह यहाँ पर 2 आ जाएगा। सो 2 इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ, यहाँ पर लेंथ एस लेनी है, एल एस, लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम डिवाइड बाय जी। सो 2 कैंसिल हो गया है, यहाँ पर 1 रह गया है, उसके बाद में स्क्वायर करेंगे तो 1 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर इनटू एल एस अपॉन जी। सो एल एस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जी अपॉन पाई स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम। ओके, ये लेंथ का फॉर्मूला हमें पूछा जाता है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम देखा, उसके 2 टाइप्स, उसके बाद में टाइम पीरियड का फॉर्मूला, लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम, और लास्ट में सेकंड्स पेंडुलम, ये कवर कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को जितनी भी टॉपिक्स पढ़े हैं वो आप लोगों को समझ आ चुके होंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, एक लाइक कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।